सभी साथियों का एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का सेकंड चैप्टर। अब एजोला को खेत में कैसे काम में लेते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं। एजोला का उपयोग धान के खेत में रोपाई के पहले हरी खाद के रूप में या रोपाई के बाद धान के साथ इसका संवर्धन किया जाता है। प्रथम विधि में इसका प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां रोपाई के पहले पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। यानी रोपाई के पहले प्रयोग करते हो तो जहां पर्याप्त पानी हो वही प्रयोग करना चाहिए। और खेत को तैयार कर छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। क्यारियों में 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से एजोला डालते हैं। कितनी डालते हैं? 1 से 2 टन के हिसाब से। और 10 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट डालते हैं 3 भागों में बांटकर, ताकि अच्छी ग्रोथ मिले इसकी। धान के साथ एजोला प्रयोग से आधा से 1 टन प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 1 सप्ताह बाद में लेते हैं। रोपाई के पहले लेते हैं तो ये डोज, रोपाई के बाद में लेते हैं तो ये डोज काम में लेते हैं। दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। तो ये तो अपन ने पढ़े थे नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को। पहले तो अपन ने वर्गीकरण पढ़ा, कितने प्रकार जैव उर्वरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर अलग से नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को निकाल के डिस्क्रिप्शन में विस्तार से पढ़ा। उसी प्रकार फास्फोरस वालों को भी वापस पढ़ रहे हैं विस्तार से, कौन कौन से हैं। वैसे फास्फोरस वाले जैव उर्वरकों, फास्फोरस वाले उर्वरकों का काम होता है अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलना। अब ये कौन कौन से होते हैं फास्फोरस वाले? जैसे फास्फोरस वाले क्या करते हैं, अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फास्फोरस गोलक। अब फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया भी हो सकता है, मतलब जीवाणु भी हो सकता है। फास्फोरस गोलक फफूंद भी हो सकता है। फास्फोरस गोलक एक्टिनोमाइसीटीज भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइज्ड बैक्टीरिया। पीएसएफ, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर फंजाई, फास्फोरस सोल्यूबलाइजर एक्टिनोमाइसीटीज, तीनों हो सकते हैं। और फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया कौन से हैं? तो बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस पॉलीमिक्सा, स्यूडोमोनास स्ट्राइट, ये एग्जांपल है। फास्फोरस गोलक फफूंद कौन से हैं? तो एस्परजिलस अवामेरी, एस्परजिलस कैंडिडस। फास्फोरस गोलक एक्टिनोमाइसीटीज कौन कौन से हैं? तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीस। तो जैसे नाइट्रोजन वालों को पढ़ा वैसे ही फास्फोरस वालों को पढ़ा। अब इनकी है प्रयोग विधि कैसे लेते हैं। तो जैसे राइजोबियम को प्रयोग किया वैसे ही फास्फोरस वालों को प्रयोग करते हैं। वही भूमि उपचार, वही मृदा उपचार, तो अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोराइजा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले। आजकल मिश्रित जैव उर्वरक भी लेते हैं, दोनों को कंबाइन बना के। वैसे तो इनके अलग अलग होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल पीजीपीआर एवं वेम को साथ लेते हैं। तो मिश्रित जैव उर्वरक मतलब 2 जैव उर्वरकों को साथ में प्रयोग किया जा सकता है, जिनसे उसकी लागत भी कम हो और फायदा अधिक हो। तरल जैव उर्वरक आजकल क्या होता है, जैसे राइजोबियम वगैरह अपन क्या पढ़ते हैं, उनको प्रयोग करने के लिए वो क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, गुड़ का घोल बनाते हैं, ऐसे लेते हैं। तो इन सब चीजों से, ताकि इनका उपयोग अच्छा हो, अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, किसान को घर जाके मिलाना नहीं पड़े। और पाउडर फॉर्म में इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है, जल्दी खराब हो जाते हैं। इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आजकल ये लिक्विड में भी होते हैं। कि किस रूप में आते हैं, लिक्विड के अंदर भी क्यों लेते हैं? ऐसा करने से इनकी क्या होता है, सेल्फ लाइफ, जीवन क्षमता जीवाणु वगैरह की बढ़ जाती है और इनका प्रयोग इजी वे होता है, इजी टू यूज होता है, आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यह है तरल जैव उर्वरक। यदि पाउडर में नहीं, और जैसे पाउडर में थे तो अपन कहते हैं बीज उपचार के लिए, भूमि उपचार के लिए अलग अलग तरीके से गोबर में मिलाकर, गुड़ में मिलाकर प्रयोग करते हैं। यदि लिक्विड फॉर्म में हो तो इनका प्रयोग कैसे करेंगे, उसका भी एक तरीका है कि लिक्विड फॉर्म में बीज उपचार, जड़ उपचार, मिट्टी उपचार कैसे करेंगे। यदि लिक्विड रूप में हो तो 1 किलो बीज में 5 ml तरल जैव उर्वरक के साथ मिलाते हैं और बीजों को बुआई से पहले उपचारित करके छाया में सुखाते हैं। यानी 1 किलो बीज में 5 ml लिया, बुआई से पहले उसको मिला लिया, सुखा लिया, बस काम। जड़ों का उपचार कैसे करते हैं? 1 लीटर 50 ml तरल जैव उर्वरक को 1 लीटर पानी मिलाते हैं। बीज उपचार में तो 1 किलो बीज में 5 ml मिलाते हैं, और यदि जड़ उपचार करना हो तो 1 लीटर पानी में 50 ml तरल जैव उर्वरक मिलाते हैं और 15 से 20 मिनट तक उसको डुबाए रखते हैं, बाद में बुआई करते हैं। मिट्टी का उपचार कैसे करते हैं? तो 100 किलो मिट्टी के साथ 250 ml जैव उर्वरक को मिलाकर और या गोबर की खाद में मिलाकर उसको छिड़काव करते हैं। बूंद बूंद सिंचाई में तो बहुत सिंपल है, 1 लीटर जो होता है जैव उर्वरक बूंद बूंद सिंचाई में 1 हेक्टेयर में काम आ जाता है। अब इनमें सावधानियां क्या रखनी है, क्या सावधानियां रखनी है, कैसे? जैव उर्वरक को नामांकित फसल के लिए उपयोग में लेना है, जिस फसल में काम लिखा हुआ है, रिकमेंडेड है, उसी में लेना चाहिए। जैव उर्वरकों को उपयोग से बोतल को अच्छी तरीके हिलाकर बीजोपचार करना चाहिए।
जैव उर्वरक को ठंडी जगह पर रखें, हमेशा किसी भी जैव उर्वरक को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों को एक साथ नहीं मिलाएंगे, ध्यान रखना। केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर को कभी साथ नहीं मिलाते हैं। जैव उर्वरकों को उनकी अंतिम तिथि से पहले ही उपयोग में, कोई सी भी चीज हो एक्सपायरी डेट से पहले काम में लेनी चाहिए, बाद में नहीं। जीवों को पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक, अंत में जैव उर्वरक से उपयोग करते हैं, ध्यान रखना। बीज उपचार का क्रम होता है, पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, मतलब कोई भी जैव उर्वरक काम में लेते हैं। अब एक चीज आती है कृषि पंचांग। कृषि पंचांग क्या होता है? देखो, कृषि पंचांग मतलब समझ लो आप, जैसे अपने पूर्वज कहते थे ना भाई पूनम को खेती करनी चाहिए, पूर्णिमा को, अमावस्या को करनी चाहिए, यानी पंचांग देकर, चंद्रमा की स्थिति देखकर खेती करता है, भाई इस समय ये वो ही करनी चाहिए, वो होता है कृषि का पंचांग। इस विधि को कहते थे बायोडायनेमिक खेती। क्या बोलते थे? चंद्रमा की स्थिति देखकर खेती करते थे, बायोडायनेमिक। और इस बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा दी थी डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने। डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने कहा था कि भाई इसके क्या महत्व है। तो बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने। यानी चंद्रमा की गति के अनुसार खेती करना, उसको कृषि पंचांग के अनुसार खेती करना बायोडायनेमिक खेती थी। अब चंद्रमा के आधार पर चंद्रमा की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है? बिल्कुल ये कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, आप गांव के बच्चे सब जानते हो। चंद्रमा की अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है, जैसे प्रथम पक्ष या महीने का शुक्ल पक्ष। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है? जैसे कि द्वितीय पक्ष या शुक्ल पक्ष। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष। प्रथम पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा की गति अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है, अंधकार से प्रकाश। चंद्रमा बिल्कुल अंधेरा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, एक तिथि से दूसरी तिथि, धीरे धीरे वो पूरा प्रकाश की ओर होता है। प्रारंभ में सूर्य और पृथ्वी के बीच अवस्थित चंद्रमा की बाहरी प्रतिफलक की ओर गतिमान होता है, यानी लगभग 7 दिनों में चंद्र मध्य बिंदु तक पहुंचकर अर्ध प्रकाशित होता है। अगले 7 दिनों में बाहरी बिंदु तक पहुंचकर पूर्ण प्रकाशित होता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। यानी बिल्कुल चंद्रमा अंधेरे की तरफ था, और जब आपके पूरे एकम से लेकर, जो मारवाड़ी में बोलते हैं ना, एकम से लेकर पूर्णिमा तक, यानी प्रथम पक्ष में 1 से लेकर 15 दिन तक चंद्रमा धीरे धीरे पूरा दिखने लग जाता है, पूरा प्रकाशित हो जाता है। दूसरी स्थिति वो है जब धीरे धीरे पूर्ण प्रकाश की तरफ से वापस द्वितीय पक्ष में चंद्रमा शून्य हो जाता है, मतलब दिखना बंद हो जाता है, अंधकार में हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो अमावस्या और पूर्णिमा आप समझ गए। अब अलग अलग धारणाएं दी थी वैज्ञानिकों ने, भाई इस समय ये बुआई करने से ये अच्छा होता है, इस समय ये बुआई करने से इनकी गति के आधार पर होता है, यानी इनका महत्व बताया था। क्या महत्व बताया था? कि पूर्णिमा के समय चंद्र का सर्वाधिक आकर्षण जल तत्व पर होता है। पूनम के दिन जो चंद्रमा का आकर्षण होता है वो जल के प्रति होता है, ऐसे हमारे कृषि पंचांग कहते थे। और पृथ्वी और पौधों के अंदर का जल चंद्र की इस अवस्था में ऊपर की ओर गतिमान होता है और उच्चतम जल स्तर पर होता है। चंद्रमा के इस प्रभाव से वातावरण में आर्द्रता रहती है। यदि पूर्णिमा के 48 घंटे पूर्व बीजों की बुआई की जाए, अंकुरण में वृद्धि होती है, पौधे निरोगी रहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही कि पूर्णम के दिन आप बुआई करते हो तो ये चंद्रमा बड़ा है, ये क्या करेगा? पूर्ण दिन पूरा चंद्रमा पूर्ण होता है, तो चंद्रमा जब पूरा होगा तो वो जल को ऊपर की ओर खींचेगा, और जल ऊपर की ओर होगा तो वातावरण में नमी अच्छी होगी। क्या होगी? नमी और आर्द्रता। और नमी और आर्द्रता अच्छी होगी, और पूर्णम के दिन आप 48 घंटों में खेती करोगे तो अंकुरण अच्छा होगा। दूसरी चीज क्या बताई इन्होंने? इस पंचांग का महत्व क्या बताया? पूर्णिमा के समय अधिक आर्द्रता होने के कारण फफूंद और अन्य सूक्ष्म जीवाणु को प्रकोप, अंकुरण तो अच्छा होता है, लेकिन पूर्णिमा होगी तो उसमें नमी में आर्द्रता अधिक होगी वातावरण में, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण होगा, जल खींचेगा अपनी ओर। तो इस समय ऐसी स्थिति में फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फफूंद वगैरह ज्यादा डेवलप होते हैं। अमावस्या के समय नमी कम रहती है, इसलिए हमेशा फसलों की कब कटाई करनी चाहिए? अमावस्या के दिन करनी चाहिए। अब चंद्र का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना का क्या महत्व है? चंद्रमा 27.3 दिन में एक बार उत्तरायण और दक्षिणायन की गति पूर्ण करता है, और इस अवस्था में चंद्र के शुक्ल व कृष्ण पक्ष से यह अवस्था अलग होती है। चंद्र उत्तरायण का कृषि में क्या महत्व है? चंद्र का दक्षिणायन में क्या, खेती में क्या महत्व? वही तो पंचांग पढ़ रहे हैं अपन। चंद्र उत्तरायण की अवस्था में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। यदि चंद्रमा उत्तरायण होता है, उत्तरायण की स्थिति में होता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। जल तत्व पौधों में ऊपर की ओर गति करता है, जिससे फसल के कायिक भाग, पत्ती, तना, फल, फूल में वृद्धि होती है। यानी
चंद्र उत्तरायण की अवस्था में होता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है क्योंकि जल का ऊपर की ओर आकर्षण होता है, ऊपरी भाग में क्रियाशीलता होती है। इस अवस्था में पत्तीदार फसलों की कटाई, फलों की तुड़ाई, कलम लगाना, चारे की कटाई करना उत्तम रहता है क्योंकि ऊपरी भागों में अच्छी वृद्धि होती है। बीजों की बुआई इस अवस्था में करने से अंकुरण अच्छा होता है, रोग की संभावना कम रहती है। चंद्र उत्तरायण होता है जब। चंद्र दक्षिणायन का कृषि में क्या महत्व है? चंद्र दक्षिणायन की अवस्था में ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रभाव मृदा की सतह के नीचे के भाग पर रहता है। यानी चंद्र जब उत्तरायण होता है तो पौधे के ऊपरी भागों में वृद्धि होती है, और चंद्र दक्षिणायन होता है तो पौधे के नीचे के भागों में ज्यादा वृद्धि होती है। इसीलिए तो चंद्र जब दक्षिणायन होता है वो किसके लिए लाभदायक होता है? जो जमीन के नीचे वाले भाग, जैसे कि सब्जियों में, कुछ पौधों में, सब्जियों में नीचे, भूमि के नीचे वाला भाग इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आलू, कंद वाली सब्जियां, अश्वगंधा, सफेद मूसली, इनकी गुणवत्ता में कब वृद्धि होगी? जब चंद्र दक्षिणायन होगा, क्योंकि जब चंद्र दक्षिणायन होता है तब जमीन के नीचे वाले भाग में ज्यादा क्रियाशीलता रहती है। सींग की खाद बनाना, निकालना, खेत में डालना, कंपोस्ट बनाना, खेत में मिलाना, जुताई करना, निराई गुड़ाई करना, यानी जिसमें जमीन का कुछ रोल हो, जमीन के नीचे वाले भाग का कुछ रोल हो, वो काम चंद्र दक्षिणायन की स्थिति में करना चाहिए। पृथ्वी से चंद्रमा की अति निकटता और अति दूरी क्या कहलाता है? चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार अक्ष में घूमता है, अतः चंद्र लगभग 7 दिन के अंतराल से पृथ्वी के अति पास और अति दूर आता है। यानी चंद्रमा 7 दिनों से पृथ्वी के एकदम बहुत नजदीक, और एक वो स्थिति है जब बहुत दूर जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अति दूर चला जाता है इसे अपभू कहते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी के इतनी बहुत ज्यादा पास हो जाता है उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। इस समय बोए गए बीजों से कमजोर पौधे बनते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में कोई कृषि कार्य नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा एक बहुत ज्यादा नजदीक हो पृथ्वी के, या बहुत ज्यादा दूर हो, अपभू हो या उपभू हो, दोनों की कंडीशन में हमेशा फसल की बुआई नहीं करनी चाहिए। अब है कीट व रोगों का जैविक नियंत्रण। कीट व रोगों का जैविक नियंत्रण